हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग अध्याय की रूपरेखा को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले हमें यह ज़रूरी होता है कि हमें उस लेसन में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम अध्याय की रूपरेखा को देखते हैं। अध्याय की रूपरेखा है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के प्रकार, संक्षारण और विकृत गंधता। अब बच्चा पार्टी हम इसे एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। रासायनिक अपक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या इसमें अगर सरल रूप से समझे तो इसमें क्या क्या रहा है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों की, मतलब एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों को हम लेंगे और उनमें अभिक्रिया कराएंगे, कहने का मतलब अभिक्रिया कराएंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद मिलेगा उसे ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कराते हैं तो इस परिघटना को हम रासायनिक समीकरण मतलब बच्चों रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण को हम देख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण से आप लोग समझे बेटा कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की अपक्रिया जब हुई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो इसी को ही हम रासायनिक अपक्रिया नाम दे देते हैं। उम्मीद है बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग ले रहे पदार्थों यानी कि क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। आप लोगों को हम इसे बहुत ही सरल वर्ड में बताने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि यह हमारा रासायनिक अपक्रिया हुई। अब इस रासायनिक अपक्रिया को अगर हम ऊपरी रूप से देखें तो यह मीथेन है या ऑक्सीजन है, तो अब मीथेन को हमने सरल रूप में लिख दिया है CH4, ऑक्सीजन को हमने सरल रूप में लिख दिया O2। तो जो हम इस सरल रूप में लिख रहे हैं इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं बेटा। ठीक है, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है समझते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होते हैं, मतलब ना तो उत्पन्न होगा वह और ना नष्ट होगा। हम उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने 1 kg आलू लिया, उसको काटा छोटे छोटे पीस में और उसे हमने पानी से धोकर बनने के लिए रख दिया। वह 1 किलो आलू जब हम बाद में तौलते हैं, कटे हुए आलू को जब तौलते हैं तो वह भी 1 किलो है। यानी कि दोनों आलू आकार बदला पर द्रव्यमान नहीं बदला, यानी कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होगा, ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। ठीक है, अतः वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसको बेटा अंडरलाइन करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में इतना ही लिख देंगे ना तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को एक डाउट होगा। ठीक है, अब क्या डाउट है ये भी तो मतलब पता तो होना चाहिए कि हमें डाउट क्या है। तो आप लोगों को डाउट ये होगा कि अभिकारक और उत्पाद है क्या। तो हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने
जड़ियन यानी कि जिंक को लिया और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया, और इसको जब हमने अब क्रिया कराया तो जड़ियन SO4 प्लस H2O बना। तो जो बाएं पक्ष में है यानी कि जो अब क्रिया कराई गई है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अब क्रिया के फलस्वरूप जो हमें दाईं ओर प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, पार्टी समझ में आ रही है ना? हाँ, समझ में आनी चाहिए। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो बेटा रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार के होते हैं, देखते हैं क्या है। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, वियोजन यानी कि अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन व अपचयन अपक्रिया। इसमें से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया और उपचयन व अपचयन अपक्रिया है। ठीक है, यह आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। संयोजन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक उपयुक्त संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संकलन अपक्रिया कहलाती हैं। अगर हम सरल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो जब हम दो पदार्थों को लेंगे, और दो भी हो सकते हैं उससे अधिक भी हो सकते हैं, उनको लेकर हम अपक्रिया उनका कराएंगे और अपक्रिया के फलस्वरूप हमें केवल एक ही उत्पाद प्राप्त हो, एक से अधिक ना हो, तब हम उसे संयोजन अपक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर दो पदार्थों का हमने अपक्रिया कराया परंतु हमें उत्पाद के रूप में केवल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, तो जब एक ही उत्पाद मिले तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अव्ययी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि कोई यौगिक है, जैसे कि हम समझ सकते हैं FeSO4, यह उष्मा द्वारा या किसी उष्मा या प्रकाश या विद्युत द्वारा टूटता है, और टूटने के बाद वह छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है। यानी कि छोटे छोटे तत्वों में बटा तो, लेकिन वह परमाणुओं या अणुओं के रूप में नहीं बदला, वह यौगिक के रूप में है। देखो SO3, SO2, FeO2, यह यौगिक के रूप में टूटा है। तो जब यौगिक के रूप में टूटे यानी कि छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहेंगे। अब वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। इसको हम देखते हैं, मतलब 3 प्रकार क्या है। पहला है हमारा ऊष्मीय अपघटन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि सरल रूप में समझे तो जब अपघटन यानी कि वियोजन ऊष्मा द्वारा हो, जब किसी यौगिक को ऊष्मा देकर उसे वियोजित किया जाए, अपघटित किया जाए, तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। जैसे CaCO3, ठीक है, CaCO3 को हम ऊष्मा देकर गर्म किए और गर्म करने पर यह CaO और CO2 में बदल गया, तो यह ऊष्मा द्वारा बदला है, ऊष्मा द्वारा ही तो दो यौगिकों में बटा है, तो इसे हम ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। दूसरा हमारा है विद्युत अपघटन, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। सरल शब्दों में मैं जो बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप एग्ज़ाम में वही लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, समझो, सरल भाषा में इस प्रकार लिखना है आपको, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो। जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि जब वियोजन या अपघटन ऊष्मा के द्वारा हो, मतलब विद्युत के द्वारा हो,
तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। सरल रूप में बस कुछ नहीं लिखना, इतना ही बहुत है। यानी कि जब अपघटन या फिर वियोजन विद्युत द्वारा हो तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे केसीएल, केसीएल को हम केसीएल विलयन में जब हमने विद्युत प्रवाहित किया तो वह के प्लस Cl2 में बदल गया, यानी कि अपघटित हुआ। तो यह अपघटन किसके द्वारा हुआ है? विद्युत द्वारा हुआ है। तो यह कौन सा अपघटन होगा? तो यह विद्युत अपघटन होगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। यानी कि जब वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश द्वारा हो, जब वियोजन की अभिक्रिया या फिर अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश द्वारा हो तो उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं AgCl। AgCl को हमने प्रकाश की उपस्थिति में रखा और यह Ag और Cl2 में बदल गया। विस्थापन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उन तत्वों के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उठाकर फेंक कर, यानी कि उठाकर उसको फेंक देगा और उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाएगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे तो हमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। Fe प्लस CuSO4, यहाँ पर FeCu यानी कि कापर से अधिक क्रियाशील है, तो कापर को उठाकर फेंक देगा और कापर के स्थान पर स्वयं आकर बैठ जाएगा। तो यह अभिक्रिया जो हुई यह विस्थापन अभिक्रिया हुई। उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विस्थापन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ये ऊष्माक्षेपी होती हैं। बेटा पहली बात तो ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम युगल विस्थापन भी अभिक्रिया कह सकते हैं। एग्जाम में आपको घुमाकर पूछ सकता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वे ऊष्माक्षेपी होती हैं। ठीक है, क्या ये ऊष्माक्षेपी होती हैं? इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यह पूछ सकता है टिक में। उदाहरण के रूप में समझते हैं BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl का जब हमने परस्पर अभिक्रिया कराया तो यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस और NH4Cl का होल ट्वाइस, इनमें दोनों आपस में अदला बदली कर ली, यानी कि स्थानांतरण हो गए। Ba के स्थान पर NH4 आ गया और NH4 के स्थान पर Ba आ गया। तो इसी प्रकार के स्थानांतरण को ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर युगल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन व अपचयन हमारा पांचवा है, उपचयन व अपचयन। पहले हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि जब ऑक्सीजन का योग हो, जहाँ एक ट्रिक है कि जब ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम उपचयन कहते हैं, और इसी का उल्टा हमारा अपचयन होता है। आइए पढ़ते हैं। उपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के योग तथा पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होने की प्रक्रिया उपचयन कहलाती है। जैसे Cu प्लस O2 = CuO, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है और आपने यहाँ पर पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन का योग हो तो उसे हम उपचयन कहेंगे। ठीक है, अब हम अपचयन समझते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के ह्रास तथा हाइड्रोजन के योग को ही अपचयन कहते हैं। इसमें उसका यानी कि उपचयन का उल्टा है। उदाहरण के रूप में CuO + H2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन
H2 से जुड़ जा रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो यह जो है हमारा अपचयन है। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखना है, वह है रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है समझते हैं। उपचयन तथा अपचयन के योग को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब उपचयन और अपचयन को हम ऐड कर देंगे तो वह जो होगा वह हमारा रेडॉक्स अपक्रिया होगा। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं Na+Cl = NaCl। अब बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि Na और Cl में हाइड्रोजन का ह्रास या फिर ऑक्सीजन का योग तो नहीं हो रहा है। पर बेटा इसमें एक लॉजिक है कि Na+ में है और Cl- में है, इसीलिए यह जो अपक्रिया है वह रेडॉक्स अपक्रिया है। ठीक है। और CO+H2 यह जो है यह हमारा रेडॉक्स अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है। संचरण वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन तथा अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संचरण कहलाती हैं। अगर सरल रूप में समझें तो आप देखते हैं क्षण को तो आप जानते ही होंगे, जब छत लगता है या फिर बीम वगैरह होता है ना, उसमें इसका उपयोग होता है। वह अगर बाहर कुछ समय के लिए रखा जाए, यानी कि मतलब 2-4 दिन के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर धीरे धीरे कुछ भूरा भूरा पदार्थ उस पर जमने लगेगा। यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में आकर किसी पदार्थ का क्षरण होने की अपक्रिया ही संचरण कहलाती है। ठीक है। अब विकृत गंधिता क्या है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा का ऑक्सीजन के कारण स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण के रूप में समझें तो जो हमारा अचार होता है, जो लोग गांव में बहुत पसंद करते हैं, आप लोग भी बहुत पसंद करते होंगे, वह आप देखते हैं 1 से 2 साल तक रखा रहता है और कहीं पर छेद, थोड़ा सा भी छेद होता है और उसके द्वारा ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता रहता है, तो उसका स्वाद आप देखते हैं महीने 2 महीने में बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। तो यह जो घटना घटी इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा का ऑक्सीजन के कारण स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। और हाँ, आगे अगर आप इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसको पढ़ सकें और वह भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क को कवर कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।